चैप्टर 5 ऑफ यूएपीए क्या है? फोर फीचर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म और एनी प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी यूज फॉर टेररिज्म। सेक्शन 24 रेफरेंस टू प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म टू इंक्लूड एनी प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी यूज फॉर टेररिज्म। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो यूज करी जाएगी टेररिज्म के लिए तो वो प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म में। इसका तो मार्जिनल हेड ही इनफ है, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स ऑल रेफरेंसेस टू प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म शैल इंक्लूड एनी प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी यूज फॉर टेररिज्म। फिर आते हैं सेक्शन 24A पे, फोर फीचर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म। नो पर्सन शैल होल्ड और बी इन पोजेशन ऑफ एनी प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म। पहले जनरल चीज बता दी कि कोई भी पर्सन जो है वो प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म के पोजेशन में नहीं होगा। Second, proceeds of terrorism, whether held by a terrorist organization or terrorist gang or by any other person, and whether or not such terrorist or other person is prosecuted or convicted for any offence under Chapter 4 or Chapter 6, shall be liable to be forfeited to the central government or the state government as the case may be in the manner provided under this chapter। तो इसमें क्या कहा है कि जो भी प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म है, चाहे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, टेररिस्ट गैंग के पास हो या किसी और पर्सन के पास हो, वो प्रोसीड्स एंड वेदर और नॉट, ये जो टेररिस्ट या दूसरे पर्सन है, चाहे उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा हो या ना हो रहा हो, चाहे वो कन्विक्टेड हो या ना हो किसी भी ऑफेंस के लिए जो चैप्टर 4 और चैप्टर 6 में है, तो भी वो लायबल क्या होंगे? वो जो प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म है ना, वो चीज़ लायबल क्या होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे फॉरफीट कर ले या स्टेट गवर्नमेंट उसे फॉरफीट कर ले, एज द केस में भी, इस मैनर में जैसा इस चैप्टर में दिया गया है कि कब सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और कब स्टेट गवर्नमेंट लेगी। फिर सबसेक्शन 3 इसका कहता है कि जहाँ पे भी प्रोसीडिंग्स हैव बिन कमेंस्ड अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट में पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग अटैचमेंट और फोरफीचर एज द केस में बी ऑफ प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट टू और द वैल्यू ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म इन्वॉल्व्ड इन द ऑफेंस। इसमें क्या है कि अगर प्रोसीडिंग कमेंस हो गई सेक्शन 24A में, मतलब इस सेक्शन में, तो कोर्ट एक ऑर्डर पास कर सकता है जिसमें वो क्या कर सकता है, उसी वैल्यू की जो प्रॉपर्टी है उसको, इक्विवेलेंट वैल्यू की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है या फोरफीट कर सकता है। इक्विवेलेंट किससे होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू? टू द प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म इन्वॉल्व्ड इन द ऑफेंस। फिर है सेक्शन 25 पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एंड अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। इफ एन ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग एन ऑफेंस कमिटेड अंडर चैप्टर 4 or chapter 6 has reason to believe that any property in relation to which an investigation is being conducted represents proceeds of terrorism, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है? इसमें कह रहे हैं कि जो भी ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है ना ऑफेंस को, जो चैप्टर 4 या चैप्टर 6 में हुआ है ऑफेंस, उसके पास है रीज़न टू बिलीव। क्या रीज़न टू बिलीव? कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसके रिलेशन में मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ वो रिप्रेजेंट करती है प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म। तो वो क्या करेगा? विद द प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द स्टेट जिसमें ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, एक ऑर्डर वो जारी कर देगा और उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेगा। एंड वेयर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज द प्रॉपर्टी मेक एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट डायरेक्टिंग दैट सच प्रॉपर्टी शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डेल्ट विद एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर मेकिंग सच ऑर्डर और द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बिफोर whom the property seized or attached is produced and a copy of such order shall be served on the person concerned। ठीक है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसके पास रीजन टू बिलीव था कि कोई प्रॉपर्टी है जो रिप्रेजेंट करती है प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म, तो वो डीजीपी की प्रायर अप्रूवल से उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेगा और जहां प्रैक्टिकेबल नहीं है उस प्रॉपर्टी को सीज करना, वहां वो प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा और ये डायरेक्शन दे देगा कि बिना प्रायर परमिशन के आप इस प्रॉपर्टी जो सीज हुई है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या अदरवाइज उसे डील नहीं किया जा सकता है। में सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल ड्यूली इन्फॉर्म द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी विद इन 48 आवर्स ऑफ द सीजर और अटैचमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को 48 आवर्स के अंदर। कब से 48 आवर्स? जब से उसने सीजर या अटैचमेंट किया है, वहाँ से 48 आवर्स के अंदर बताना पड़ेगा कि मैंने इस प्रॉपर्टी का सीजर या अटैचमेंट करा है। फिर सबसेक्शन 3 क्या कहता है? द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बिफोर whom द सीज्ड और अटैच्ड प्रॉपर्टी इज प्रोड्यूस्ड शैल आइदर कन्फर्म और रिवोक द ऑर्डर ऑफ attachment or seizure so issued within a period of 60 days from the date of such production, provided that an opportunity of making a representation by the person whose property is being seized or attached shall be given। ठीक है, तो ये आयो ने क्या किया? बताया डीए को, मतलब डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को, तो अब उसके सामने प्रोड्यूस करी गई वो प्रॉपर्टी, तो वो अब कंफर्म भी कर सकता है ये वाला ऑर्डर। कौन? डेजिग्नेटेड अथॉरिटी
कंफर्म या रिवोक कर सकता है ऑर्डर ऑफ सीजर और अटैचमेंट, और कितने दिन में करेगा वो, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, जब से उसका प्रोडक्शन हुआ है। साथ ही में वो अपॉर्चुनिटी भी देगा उस पर्सन को जिसकी वो प्रॉपर्टी है कि वो रिप्रेजेंट कर पाए खुद को और कुछ भी रीज़न दे पाए। Fourth, in the case of immovable property attached by the investigating officer, it shall be deemed to have been produced before the designated authority when the investigation officer notifies his report and places it at the disposal of designated authorities। इसमें ये बता दिया कि ये कब मान लिया जाएगा कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के सामने हमने प्रोड्यूस कर दिए प्रॉपर्टी, तो ये तब मान लिया जाएगा जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नोटिफाई कर देता है अपनी रिपोर्ट एंड डेजिग्नेटेड ऑफिसर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के सामने रख देता है अपनी रिपोर्ट और कहता है कि आपके डिस्पोजल पे है प्रॉपर्टी, आपको जो करना है कर सकते हो प्रॉपर्टी का। इसमें सिर्फ अटैच्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी गई है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वो ऑब्वियसली उसके कोर्ट में जाके डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास जाके रख तो नहीं पाएगा प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी इमूवेबल है। इसीलिए ये बताया कि जहाँ पे रिपोर्ट आ गई और डिस्पोजल किसका हो गया है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का, कि आपको जो करना है करो, तब से मान लिया जाएगा कि प्रोड्यूस कर दी है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अटैच करी गई थी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा। फिफ्थ, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में सीज एंड डिटेन एनी कैश to which this chapter applies if he has reasonable ground for suspecting that it is intended to be used for the purposes of terrorism or it forms the whole or part of the resources of a terrorist organization, provided that the cash seized under this subsection by the investigating officer shall be released within a period of 48 hours beginning from the time when it is seized, unless the matter involving the cash is before the designated authority and such authority passes an order allowing its retention beyond 48 hours। फिर सबसेक्शन 5 में क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो सीज या डिटेन कर सकता है कैश को भी, अगर उसको लगता है कि ये जो कैश है इट इज़ इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ टेररिज्म, या फिर ये जो कैश है ना ये एज अ रिसोर्स यूज़ किया जाएगा किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उसे सीज या डिटेन कर लेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, प्रोवाइडेड दैट कि ये जो कैश सीज करा गया इस सबसेक्शन के अंदर, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अब क्या करना पड़ेगा, उसको उस कैश को 48 आवर्स के अंदर रिलीज़ करना पड़ेगा। कब से गिनना है 48 आवर, जब से उसने सीज़ किया है। लेकिन अगर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने ऐसा ऑर्डर पास किया है जो कहता है कि 48 आवर से ज़्यादा आप रखो, डिटेन करो उस पैसे को, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उन पैसों को डिटेन कर सकता है, उस कैश को डिटेन कर सकता है बियॉन्ड 48 आवर्स। फिर फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, कैश का मतलब क्या होता है, कॉइन्स और नोट्स, किसी भी करेंसी का हो सकता है कैश, एनी करेंसी। पोस्टल ऑर्डर्स भी कैश में इंक्लूडेड है, ट्रैवलर्स चेक भी कैश में आता है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स और कार्ड्स दैट सर्व अ सिमिलर पर्पस, ये भी कैश है, ठीक है। तो अगर कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो भी वो कैश में आते हैं। फिर है बैंकर्स ड्राफ्ट एंड सच अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो सारे मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट और एज द केस में भी स्टेट गवर्नमेंट में स्पेसिफाइड मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स बाय एन ऑर्डर मेड इन राइटिंग बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। फिर 6 क्या है, एनी पर्सन अग्रीव बाय एन ऑर्डर मेड बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी में प्रेफर एन अपील, ठीक है। अगर कोई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने ऑर्डर किया है, उससे कोई पर्सन अग्रीव्ड है, तो वो अपील कर सकता है। अपील वो कब तक कर सकता है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द ऑर्डर। एंड जो कोर्ट है वो क्या करेंगे, आइदर कंफर्म कर देंगे द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और सीजर सो मेड, और रिवोक सच ऑर्डर एंड रिलीज द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कंफर्म या रिवोक ही करेंगे, और तो कुछ करने का रहा नहीं, ठीक है। अपील किसको कर रहे हैं, कोर्ट को कर रहे हैं। फिर आते हैं 26 पे, कोर्ट टू ऑर्डर forfeiture of proceeds of terrorism where any property is seized or attached on the ground that it constitutes proceeds of terrorism and the court confirms the order in this regard, कि हाँ ये प्रॉपर्टी यूज हुई है टेररिज्म के लिए, ये कोर्ट कंफर्म कर देता है अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 25 अपील में। तो क्या होगा, इट में ऑर्डर forfeiture ऑफ सच प्रॉपर्टी, अभी तक तो सीज ही हुई थी आपकी प्रॉपर्टी, अब forfeit हो जाएगी, वेदर और नॉट द पर्सन from whose possession it is seized or attached is prosecuted in a court for an offence under chapter 4 और chapter 6। चाहे chapter 4 के अंदर प्रोसिक्यूट हो रहा है या chapter 6 के अंदर वो पर्सन, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टी सीज्ड थी और उसके बाद अपील हुई और अपील में ये ऑर्डर आया कि इस प्रॉपर्टी को फोरफीट किया जाएगा। सेक्शन 27, इशू ऑफ शो कॉज नोटिस बिफोर forfeiture of proceeds of terrorism। 1. No order forfeiting any proceeds of terrorism shall be made under section 26 unless the person holding or in possession of such proceeds is given a notice in writing informing him of the grounds on which it is proposed to forfeit the proceeds of terrorism, and such person is given an opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice against the grounds of forfeiture, and is also given a reasonable opportunity of being heard in the matter। तो सेक्शन 27 कहता है कि जो सेक्शन 26 का ऑर्डर है फोरफीचर का, वो सब तभी दिया जाएगा
जब उस पर्सन को जिसका ये हम पैसा फोरफीट कर रहे हैं उसको अपॉर्चुनिटी दे दी गई है ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग, और रीजनेबल टाइम में दी जानी चाहिए ये अपॉर्चुनिटी, जो नोटिस में दी गई होगी कि इतने टाइम में आप आ जाओ और रिप्रेजेंट कर दो कि क्यों नहीं होना चाहिए आपका जो पैसा है वो फोरफीट। अगेंस्ट द ग्राउंड ऑफ फोरफीचर आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर भी दी जाएगी। सेकेंड, नो ऑर्डर ऑफ फोरफीचर शैल बी मेड अंडर सबसेक्शन 1 इफ सच पर्सन एस्टैब्लिशेस दैट ही इज अ बोनाफाइड ट्रांसफरी ऑफ सच प्रोसीड्स फॉर वैल्यू विदाउट नोइंग दैट दे रिप्रेजेंट प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फोरफीचर का ये जो ऑर्डर है वो किसके अगेंस्ट नहीं दिया जाएगा, ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो ये एस्टैब्लिश कर देता है, मतलब ये प्रूव कर देता है कि मैं बोनाफाइड ट्रांसफरी हूँ इन प्रोसीड्स का और मैंने पैसे मेरी इसकी वैल्यू दी थी इसीलिए मुझे ये पैसा मिला है या ये प्रॉपर्टी मिली है या जो भी होते हैं प्रोसीड्स के रूप में जो भी उसे मिला है और उसे नहीं पता था कि ये प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म है। फिर थर्ड है, इट शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर द कोर्ट टू मेक एन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी सीज्ड और अटैच। ठीक है, कोर्ट क्या ऑर्डर्स कर सकती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कौन सी प्रॉपर्टी जो सीज और अटैच हुई है उससे रिलेटेड क्या ऑर्डर कर सकती है कोर्ट, तो वो है डायरेक्टिंग इट टू बी सोल्ड इफ इट इज़ अ पेरिशेबल प्रॉपर्टी एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 459 ऑफ द कोड, मतलब 459 ऑफ CRPC एज नियरली एज मे बी अप्लाई होंगे to the net proceeds of such sale. B. Nominating any officer of the central government or the state government in the case of any other property to perform the function of the administrator of such property subject to such conditions as may be specified by the court. तो कोर्ट क्या कर सकती है, पहला तो ये ऑर्डर कर सकती है कि पेरिशेबल प्रॉपर्टी है तो उसका बेचा जाए और 459 जो है CRPC का उसकी एप्लीकेशन हो, और दूसरी चीज़ ये कर सकती है कि नॉमिनेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को कि आप परफॉर्म करोगे फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सच प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू जो भी कंडीशंस लगाई जाती है कोर्ट के द्वारा। फिर 28 है अपील, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ फोरफीचर अंडर सेक्शन 26 वो अपील कर सकता है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच ऑर्डर। अपील किसको कर सकता है, वो हाई कोर्ट को कर सकता है जिसके भी जुरिस्डिक्शन में वो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। सेकेंड, वेयर एन ऑर्डर अंडर Section 26 is modified or annulled by the High Court or wherein a prosecution instituted for any offence under Chapter 4 or Chapter 6, the person against whom an order of forfeiture has been made under Section 26 is acquitted, such property shall be returned to him, and in either case, if it is not possible for any reason to return the forfeited property, such person shall be paid the price, therefore, or if the property had been sold to the central government with reasonable interest calculated from the date of seizure of the property, and such price shall be determined in the manner prescribed। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि सेक्शन 26 में कोई ऑर्डर आया था, वो अपेलेट कोर्ट ने मतलब हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया या अनल कर दिया, या फिर किसी भी प्रोसिक्यूशन में जो चैप्टर 4 और चैप्टर 6 में हो रहा था किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट क्या आया था, ऑर्डर ऑफ फोरफीचर आया था अंडर सेक्शन 26, वो पर्सन आप क्या हो गया, अक्विट हो गया है, तो ये जो प्रॉपर्टी है जो फॉरफिट करी गई थी ये उसे रिटर्न कर दी जाएगी। एंड अगर कोई रीज़न की वजह से वो फॉरफिटेड प्रॉपर्टी उसे रिटर्न नहीं करी जा सकती है तो उसको उस प्रॉपर्टी का प्राइस पे कर दिया जाएगा। देयरफॉर अगर प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को बेची होती तो कितने में बेची होती वो निकालेंगे, प्लस उसमें रीजनेबल इंटरेस्ट लगाएंगे कि इस इतने टाइम तक ये प्रॉपर्टी से वंचित रहा तो इतना इंटरेस्ट इसको कैलकुलेट करके दिया जाएगा विद द प्राइस जो उस प्रॉपर्टी की है। कब से कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड सच प्राइस शैल बी डिटरमिन्ड किसके अकॉर्डिंग, इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। फिर है सेक्शन 29, ऑर्डर ऑफ फोरफीचर नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट्स। द ऑर्डर ऑफ फोरफीचर मेड अंडर दिस चैप्टर बाय द कोर्ट शैल नॉट प्रिवेंट द इन्फ्लिक्शन ऑफ एनी अदर पनिशमेंट टू विच द पर्सन अफेक्टेड देयरबाय इज लायबल अंडर चैप्टर 4 और चैप्टर 6। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है चैप्टर 6 या चैप्टर 4 का, तो क्या होगा, उसको जो पनिशमेंट मिलेगी ना वो तो मिलेगी ही, और साथ में ऑर्डर ऑफ फोरफीचर भी मिल सकता है। अगर ऑर्डर ऑफ फोरफीचर मिल गया है तो ये नहीं मानेंगे कि अब इसको कोई और पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ फोरफीचर नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट्स। फिर है सेक्शन 30, क्लेम्स बाय थर्ड पार्टी। 1, where any claim is preferred or any objection is made to the seizure or attachment of any property under section 25 on the ground that such property is not liable to seizure or attachment, तो क्या होगा, जो designated authority है जिसके सामने ये प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करी गई थी
वो प्रोसीड करेगी टू इन्वेस्टिगेट द क्लेम और ऑब्जेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्शन क्या आया है कि ये जो प्रॉपर्टी आपने अटैच कर दी या सीज कर दी है, ये प्रॉपर्टी तो मेरी थी, कोई पर्सन बोल सकता है, और ये लायबल नहीं है टू सीजर और अटैचमेंट। तो वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जिसके सामने वो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करी गई थी, वो इन्वेस्टिगेट करेगा उस क्लेम को या ऑब्जेक्शन को, प्रोवाइडेड दैट नो सच इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड वेयर द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कंसिडर्स दैट द क्लेम और ऑब्जेक्शन इज डिजाइन टू कॉज अननेसेसरी डिले। ठीक है, जहाँ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को पहले ही लग गया कि ये ऑब्जेक्शन इसलिए आया है ताकि ना इसमें डिले कॉज हो इस प्रॉपर्टी को बेचने में या कोई चीज़ में, तो वहाँ पे क्लेम और ऑब्जेक्शन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। सो नो सच इन्वेस्टिगेशन विल बी मेड। Second, where an appeal has been preferred under subsection 6 of section 25 and any claimant or objector establishes that property specified in the notice issued under section 27 is not liable to be forfeited under this chapter, the said notice shall be withdrawn or modified accordingly. अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई अपील करी गई है सेक्शन 25 में, और तब तक क्या होता है, कोई भी क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर है वो ये एस्टैब्लिश कर देता है कि जो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करी गई है सेक्शन 27 के नोटिस में, नोटिस का आएगा रहता है 27 में कि प्रॉपर्टी फॉरफिट हो गई है, तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाती है, शो कॉज करो कि क्यों नहीं होनी चाहिए फॉरफिट। तो वहाँ पे अगर कोई पर्सन दिखा देता है कि हाँ नहीं होनी चाहिए फॉरफिट, तो ये जो नोटिस है अब वो विड्रॉ कर लिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर दिया जाएगा। फिर है सेक्शन 31, powers of designated authority. The designated authority acting under the provisions of this chapter shall have all the powers of a civil court required for making a full and fair inquiry into the matter before it. ठीक है, तो जो designated authority है जो डिसाइड करती है कि प्रॉपर्टी फॉरफिट हो रही है नहीं हो रही है, उसको कौन सी पावर्स दे दी, सिविल कोर्ट की पावर्स दे दी। किस पर्पज़ के लिए, ताकि फुल एंड फेयर इंक्वायरी हो पाए उस मैटर में। फिर है 32, certain transfers to be null and void where after the issue of an order under section 25 or issue of a notice under section 27 any property referred to in the said order or notice is transferred by any mode whatsoever, such transfer shall for the purpose of the proceedings under this chapter be ignored, and if such property is subsequently forfeited the transfer of such property shall be deemed to be null and void. तो सेक्शन 32 क्या कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो फॉरफिट हो जाती है और फॉरफिट हो जाती है या सीज हो जाती है, अटैच हो जाती है, और मीनवाइल जो पर्सन है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है वो प्रॉपर्टी किसी भी मोड के थ्रू, तो ये जो ट्रांसफ़र है ना, इसमें जो प्रोसीडिंग्स चल रही है ना इससे रिलेटेड, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो उससे सब्जेक्ट रहेगा वो ट्रांसफ़र। मतलब क्या मानेंगे कि कोई ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है, अगर सब्सिक्वेंटली वो प्रॉपर्टी फॉरफिट होती है तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ सच प्रॉपर्टी है दैट शैल बी डीम्ड टू बी नल एंड void। तो इट इज़ लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस, मतलब सेक्शन 52 ऑफ टीपी अगर हमने पढ़ा है तो उसमें भी ऐसा ही था कि अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और उसमें कोई भी ट्रांसफ़र होता है तो वो ट्रांसफ़र किसको सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट जो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रहा है। कोई न्यू राइट क्रिएट होती है अगर उसमें, तो ये सेक्शन भी सिमिलर टू दैट है सेक्शन 32 52 ऑफ टीपीए से याद रखा जा सकता है कि जो प्रोसीडिंग्स अंडर दिस चैप्टर है उसे इग्नोर कर देंगे, प्रोसीडिंग्स अंडर दिस चैप्टर को इग्नोर नहीं करेंगे। इग्नोर किसको करेंगे कि ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हुआ है उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, और जो प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर के थ्रू जो भी निकलता है कि कौन हकदार है उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। फिर आते हैं सेक्शन 33 पे, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्सन्स वेयर एनी पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस अंडर चैप्टर 4 और चैप्टर 6 it shall be open to the court to pass an order that all or any of the properties movable or immovable or both belonging to him shall during the period of such trial be attached if not already attached under this chapter। सिंपल सी बात है, अगर कोई पर्सन अक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का जो चैप्टर 4 या चैप्टर 6 में दिया गया है तो ये कोर्ट के लिए ओपन रहेगा कि कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है कि इस पर्सन की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं मूवेबल या इमूवेबल वो अटैच कर दी जाए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रायल, अगर ऑलरेडी अटैच नहीं करी गई है इस चैप्टर में दूसरे प्रोविजंस के थ्रू। सेकेंड, वेयर अ पर्सन हैज़ बिन कन्विक्टेड, ठीक है, पहले हम अक्यूज्ड की बात कर रहे थे, अब कन्विक्टेड पर्सन की बात कर रहे हैं जो चैप्टर 4 या 6 में कन्विक्ट हो गया है, तो कोर्ट क्या करेगा, पनिशमेंट तो उसे देगा ही, उसके साथ में एक ऑर्डर निकालेगा इन राइटिंग और डिक्लेयर करेगा दैट एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल और बोथ जो भी अक्यूज की है एंड स्पेसिफाइड इन ऑर्डर वो हो जाएगी फॉरफिट, किसको, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्ब्रांसेस। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टी है उस पर्सन की उसको फॉरफिट कर लिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगी वो प्रॉपर्टी या स्टेट गवर्नमेंट को, और साथ में उसे पनिशमेंट तो मिलेगी ही क्योंकि वो क्या है, कन्विक्टेड पर्सन। थर्ड, वेयर एनी पर्सन इज अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस कंसर्निंग हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी, ठीक है, कोई पर्सन ऐसे ऑफेंस के लिए अक्यूज है
कि उसने इंडियन करेंसी बनाई है, हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी बनाई है, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर सकता है डायरेक्टिंग अटैचमेंट और फोरफीचर एज द केस में बी। कितने का? ऑफ द प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ सच हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी इन्वॉल्व इन द ऑफेंस। ठीक है, इन्वॉल्व इन द ऑफेंस जितनी करेंसी है, तो इन्वॉल्व इन द ऑफेंस कितनी करेंसी होगी? जितना उसने पैसा, ये जो नकली पैसा है वो मार्केट में ला दिया है, उतना होगा इन्वॉल्व इन द ऑफेंस। इंक्लूडिंग द फेस वैल्यू ऑफ सच करेंसी। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ सच करेंसी जितनी भी है वो भी इंक्लूड किया जाएगा, जो डिफाइंड नहीं है टू बी ऑफ हाई क्वालिटी, लेकिन वो कॉमन सीजर अलॉन्ग विद द हाई क्वालिटी के साथ सीज हुए हैं, मतलब कॉमन सीजर के वो पार्ट हैं। तो जो नॉर्मल पैसा भी, नॉर्मल काउंटरफीट भी बनाई जो हाई क्वालिटी की नहीं है, तो भी उसका जो भी वैल्यू होगा वो इसका क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। फिर मतलब जब्त हो जाएगा मतलब अटैच या अटैचमेंट हो जाएगा या फोरफीचर हो जाएगा। फोर्थ, वेयर अ पर्सन इज अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, जो चैप्टर 4 या 6 में है, तो जो कोर्ट है वो एक ऑर्डर पास कर सकता है डायरेक्टिंग अटैचमेंट और फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट टू और टू द वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म इन्वॉल्व इन द ऑफेंस। ठीक है, फिर है फिफ्थ, वेयर एनी पर्सन इज अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस अंडर चैप्टर 4 चैप्टर 6 इट शैल बी ओपन टू द कोर्ट टू पास एन ऑर्डर दैट ऑल और एनी ऑफ द प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल बिलोंगिंग टू हिम शैल वेयर द ट्रायल अंडर दिस एक्ट कैन नॉट बी कंक्लूडेड। ठीक है, ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ द डेथ ऑफ द अक्यूज्ड और बीइंग डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ठीक है, वो भाग गया है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया, या अक्यूज मर ही गया है इसलिए ट्रायल कंक्लूड नहीं हो रहा है, या कोई और रीज़न की वजह से ट्रायल कंक्लूड नहीं हो रहा है, तो ये जो प्रॉपर्टी है उस पर्सन की वो कन्फिस्केट हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल एविडेंस प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट के सामने कोई भी एविडेंस आता है उसको देखेगा कोर्ट और उसके हिसाब से कन्फिस्केट कर सकता है उस प्रॉपर्टी को जो उस अक्यूज की है। कौन सा अक्यूज? जिसने 4 या 6 में कोई ऑफेंस किया है, मतलब उस पर चार्ज लगा है कि उसने 4 या 6 चैप्टर 4 या 6 में ऑफेंस किया है। तो ये था सेक्शन 33, इसमें कोर्ट की पावर्स बता दी है। फिर है सेक्शन 34, कंपनी टू ट्रांसफर शेयर्स टू गवर्नमेंट वेयर एनी शेयर इन अ कंपनी स्टैंड फोरफीटेड to the central government or the state government as the case may be under this chapter, then the company shall on receipt of the order of the court, notwithstanding anything in the Companies Act 1956 or the articles of association of the company, forthwith register the central government or the state government as the case may be as the transferee of such share. अगर कोई कंपनी है उसका कोई भी शेयर फोरफीट हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इस चैप्टर के अंडर, तो क्या होगा? जब कोर्ट एक ऑर्डर पास कर सकता है और उस पर क्या नहीं लागू होगा? कंपनीज एक्ट 1956 और द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, ये लागू नहीं होंगे इस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे। इस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में क्या होगा कि आप है ना रजिस्टर करवा लो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को एज द केस में भी, जिसको भी फॉरफिट हुई है आपकी शेयर इन अ कंपनी, कि आप क्या हो? ट्रांसफरी ऑफ सच शेयर हो। कौन ट्रांसफरी ऑफ सच शेयर है? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो है, अब ये है ट्रांसफरी ऑफ सच शेयर, मतलब आप ट्रांसफर कर दो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना शेयर इन अ कंपनी।